दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए लाई हूँ स्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि दो चर मान लीजिए ए और बी है, दो चर ए और बी के बीच सहसंबंध गुणांक मान लीजिए z है या r है, तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है, तो सांख्यिकी में जो सहसंबंध जो गुणांक होता है, सहसंबंध गुणांक होता है, को रिलेशन कोफिशिएंट होता है, जिसे आमतौर पर r से दर्शाया जाता है। किससे? r से। तो दो चरों के बीच रैखिक संबंध की शक्ति और दिशा को मापता है। मान लीजिए यदि r इक्वल्स टू 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ये पूर्ण धनात्मक संबंध है। क्या है? पूर्ण धनात्मक संबंध है। अब हम देखते हैं कि धनात्मक क्या है, ऋणात्मक क्या है। सबसे पहले बात करते हैं पूर्ण धनात्मक सहसंबंध क्या है। r इक्वल्स टू 1। जब सहसंबंध गुणांक का मान +1 होता है, तो इसका मतलब है कि दोनों चर एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। यदि चर x में वृद्धि होती है, तो चर y में भी एक निश्चित अनुपात में वृद्धि होगी। यदि किसी वस्तु की कीमत और उसकी आपूर्ति के बीच r इक्वल्स टू 1 है, तो इसका मतलब है कि कीमत बढ़ने पर आपूर्ति भी सटीक अनुपात में बढ़ रही है। और अगर ऋणात्मक हुआ, पूर्ण ऋणात्मक हो, तो क्या होगा कि एक चर बढ़ने पर दूसरा समान अनुपात में घटता है। भाई अगर धनात्मक है तो अगर एक चर की वैल्यू बढ़ेगी, तो दूसरे चर की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली उतनी ही बढ़ेगी। लेकिन अगर पूर्ण ऋणात्मक है तो एक की बढ़ेगी तो दूसरे की उतनी ही अनुपात में घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि किसी डेटा का मानक विचलन 3 है, क्या है? 3 है, तो उसका विचलन क्या होगा? मानक विचलन अगर 3 है तो उसका विचलन क्या होगा? वेरिएंस क्या होगा? तो जो सांख्यिकी में जो विचलन और मानक विचलन के बीच एक बहुत ही सरल और सीधा संबंध होता है। कैसे? विचलन हमेशा मानक विचलन, एक विचलन और विचलन, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। विचलन और विचलन हमेशा मानक विचलन का वर्ग होता है। जहाँ थीटा इक्वल्स टू मानक विचलन दिया हुआ है, मानक विचलन थीटा इक्वल्स टू 3। कितना है आपका? 3। तो कैसे करना निकलेंगे? तो वेरिएंस ऐसे निकलेगा 3 × 3 इक्वल्स टू 9। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि सभी प्रेक्षणों में एक स्थिर संख्या जोड़ दी जाए तो कौन सा माप नहीं बदलता? जब किसी डेटा के सभी प्रेक्षणों, जो ऑब्जर्वेशन होता है, में एक स्थिर संख्या जोड़ दी जाती है, तो डेटा का जो प्रसार होता है या विचलन होता है नहीं बदलता। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या है? विचलन नहीं बदलता। जैसे सांख्यिकी में से मूल बिंदु का परिवर्तन कहा जाता है। जो माध्य और माध्यिका ये बदल जाते हैं। यदि आप प्रत्येक संख्या में ये जोड़ते हैं तो नया माध्य भी ए से बढ़ जाएगा। विचलन नहीं बदलता। यह क्योंकि विचलन यह मापता है कि संख्याएं आपस में एक दूसरे से कितनी दूर हैं। जब आप सभी संख्याओं को समान मात्रा में आगे बढ़ाते हैं तो उनके बीच की आपसी दूरी भी वही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सहसंबंध गुणांक का मान 0.8 होने का क्या अर्थ है? अगर सहसंबंध गुणांक का मान 0.8 है तो वो क्या है? वो आपका प्रबल ऋणात्मक संबंध है। क्या है? प्रबल ऋणात्मक संबंध है। ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि दोनों चर विपरीत दिशा में चलते हैं। यदि एक चर का मान बढ़ता है, वेरिएबल x का मान बढ़ता है, तो दूसरे वेरिएबल y का मान घटेगा। मान लीजिए कार की गति बढ़ती है, गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाला समय कम होता जाता है। जैसे कार की स्पीड बढ़ती जाती है, टाइम कम होता जाता है ना। तो क्या है? संख्या जितनी 1 और या -1 के करीब होती है, संबंध उतना ही मजबूत होता है। मान लीजिए अगर 0.0 से 0.3 है तो कमज़ोर संबंध है, 0.3 से 0.7 है तो मध्यम संबंध है, लेकिन अगर 0.7 से 1.0 है तो वो आपका स्ट्रॉन्ग संबंध है, प्रबल संबंध है। तो 0.8 है तो ये प्रबल ऋणात्मक संबंध होगा। जैसे 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 1 की तरफ संख्या जाएगी, -1 की तरफ संख्या जाएगी, आपका ऋणात्मक होता जाएगा। और जैसे जैसे +1 की तरफ जाएगी, आपका धनात्मक होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पॉइसन वितरण में निम्नलिखित में क्या आपका सत्य है? पॉइसन वितरण में तो इसमें है आपका मीन इक्वल्स टू वेरिएंस। क्या है? मीन इक्वल्स टू वेरिएंस, विचरण। मीन माध्य इक्वल्स टू विचरण। पॉइसन वितरण एक असतत प्रायिकता वितरण है, एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एक निश्चित
जो एक निश्चित समय अंतराल या पाई या क्षेत्र में होने वाली घटनाओं की संख्या को दर्शाता है। माध्य इसे लैम्ब्डा से दर्शाया जाता है, विचरण इसे पाई के द्वारा दर्शाया जाता है। एक घटना के होने से दूसरी घटना की प्रायिकता पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। घटना एक स्थिर औसत दर पर होनी चाहिए। एक ही अत्यंत सूक्ष्म समय बिंदु पर दो घटनाएं नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द्विपद वितरण में यदि ए, मान लीजिए ए है, तो वितरण कैसा होगा वितरण। द्विपद वितरण का आकार मुख्य रूप से सफलता की प्रायिकता पर निर्भर करता है, पी पर निर्भर करता है। यदि p इक्वल 0.5 या 1/2 हो तो वितरण क्या होगा, वितरण होगा सममित। कैसा होगा, सममित, सिमेट्रिक होगा। द्विपद वितरण की आकृति के मान के आधार पर बदलती है। किसके आधार पर, आकृति के आधार पर, शेप p के आधार पर बदलती है। इस स्थिति में जब सफलता और सफलता की संभावना बराबर होती है, वितरण का ग्राफ 1 घंटे के आकार जैसा दिखता है, जहाँ माध्य मान के दोनों और डेटा के समान रूप से फैला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि सहसंबंध गुणांक 0 है तो इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है आपका कोई रैखिक संबंध नहीं है। क्या है, कोई रैखिक संबंध नहीं है। सहसंबंध गुणांक जो विशेषकर कार्ल पियर्सन का आर है, केवल रैखिक संबंध को मापता है। यदि आर इक्वल 0 है तो इसका मतलब है कि आप उन दो चरों के बीच एक सीधी रेखा नहीं खींच सकते जो संबंध को दर्शाती है। अगर गैर रैखिक कैसा होगा, आर इक्वल 0 होने पर भी चरों के बीच कोई अन्य संबंध हो सकता है, जैसे कि वक्र रेखीय संबंध। मान लीजिए यदि संबंध एक यू आकार के वक्र जैसा है तो गणितीय रूप से आर का मान 0 हो सकता है, जबकि दोनों चर स्पष्ट रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कौन सा प्रसरण का माप है। किसका प्रसरण का माप है, कौन सा है, तो वो है आपका मानक विचलन। कौन सा है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। सांख्यिकी में मापों को दो रूप से श्रेणियों में बांटा जाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप और प्रसरण या विक्षेपण के माप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि डेटा के प्रत्येक मान को 2 से गुणा किया जाए तो मानक विचलन क्या होगा। तो वो कितना होगा, वो होगा आपका दुगना। कौन सा, दुगना। यदि डेटा के प्रत्येक मान को 2 से गुणा किया जाए। मानक विचलन मूल बिंदु के परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता, लेकिन यह पैमाने के परिवर्तन से सीधा प्रभावित होता है। यदि डेटा के प्रत्येक प्रेक्षण को k से गुणा किया जाता है तो नया मानक विचलन भी पुराने मानक विचलन का k गुना हो जाता है। यदि प्रश्न विचलन के बारे में होता तो उत्तर अलग होता, क्योंकि विचलन थीटा स्क्वायर होता है, इसलिए वह k स्क्वायर गुना यानी दो गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। मान लीजिए डेटा है आपका 2 और 4, माध्य इसके निकलेगा 3 और मानक विचलन निकलेगा इसका 1। अब प्रत्येक को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 और 8। तो नया माध्य कितना होगा, 6, और नया मानक विचलन कितना होगा, 2, जो कि पहले 1 का 2 गुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आकार कैसा होता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आकार होता है आपका घंटी के आकार का। कैसा, घंटी के आकार का। यह वितरण अपने केंद्र के चारों ओर पूरी तरह से सममित होता है। यदि आप इसे बीच से काटें तो बायां और दायां हिस्सा एक दूसरे की दर्पण छवि जैसा दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रतिगमन रेखा का ढाल क्या दर्शाता है। किसका, प्रतिगमन रेखा का ढाल, तो वो दर्शाता है संबंध की दिशा और परिमाण। क्या, संबंध की दिशा और परिमाण। एक सरल रैखिक प्रतिगमन समीकरण आमतौर पर इस रूप में लिखा जाता है। मान लीजिए y = a + bx। यदि b रेखा का ढाल है तो हमें दो मुख्य बातें बताता है, एक तो दिशा और इसके बाद परिमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड है तो वितरण कैसा है। कैसा, मीन, तो वितरण कैसा है, तो वो है आपका कैसा वितरण है, वो आपका धनात्मक विकृत। कैसा है, धनात्मक विकृत। जब डेटा का वितरण धनात्मक रूप से विकृत होता है तो उसकी पूंछ दाईं ओर लंबी होती है। इस स्थिति में मापों का क्रम इस प्रकार होता है, मीन लेस देन मीडियम, मीडियन लेस देन मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सैंपल साइज बढ़ने पर स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या अनंत हो जाता है। तो ये घटता है। सैंपल साइज अगर बढ़ता है तो स्टैंडर्ड एरर बढ़ता है, घटता है।
मानक त्रुटि स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन का सूत्र क्या है आपका, SE इजिकल्स टू थीटा अपॉन n। ऐसी है आपका मानक दूरी, थीटा है आपका जनसंख्या का मानक विचलन और n है आपका प्रतिदर्श आकार। मान लीजिए इसे सरल शब्दों में समझें तो सटीकता, जब आप एक बड़ा सैंपल लेते हैं तो पूरी जनसंख्या का अधिक बेहतर प्रतिनिधित्व करता है। इससे गणना में अनिश्चितता कम हो जाती है। स्थिरता, बड़े सैंपल के परिणाम छोटे सैंपल की तुलना में अधिक स्थिर होते हैं और उनमें उतार चढ़ाव कम होता है। त्रुटि में कमी, यदि आपका सैंपल बहुत छोटा है तो एक भी असामान्य डेटा बिंदु आपके औसत को बिगाड़ सकता है, लेकिन बड़े सैंपल में ऐसे बिंदु औसत पर कम प्रभाव डालते हैं, जिससे त्रुटि कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ची स्क्वायर टेस्ट का उपयोग किसके लिए होता है, किसका ची स्क्वायर टेस्ट का प्रयोग, तो वो होता है आपका गुडनेस ऑफ फिट। किसके लिए, गुडनेस ऑफ फिट। इस परीक्षण का उपयोग मुख्य रूप से 2 स्थितियों में किया जाता है। गुडनेस ऑफ फिट के लिए यह जांचना कि क्या प्रेक्षित डेटा, जो ऑब्जर्व डेटा है, उस वितरण के अनुरूप है जिसकी हम अपेक्षा कर रहे थे। मान लीजिए यह देखना कि एक पासा निष्पक्ष है या नहीं। और उसके बाद टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, यह पता लगाना कि क्या 2 श्रेणीबद्ध चर एक दूसरे से स्वतंत्र हैं या उनके बीच कोई संबंध है। मान लीजिए क्या लिंग और पसंदीदा खेल के बीच कोई संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, किसका स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, तो इसका उद्देश्य होता है अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। क्या, अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, टू इंश्योर बेटर रिप्रेजेंटेशन। स्त्रीकृत नमूनाकरण का प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि जनसंख्या के प्रत्येक उप समूह को नमूने में उचित स्थान मिले। सबसे पहले पूरी जनसंख्या को समान विशेषताओं वाले छोटे समूह में बांटा जाता है, जिन्हें स्तर कहते हैं। उदाहरण के लिए आयु, लिंग, आय स्तर या शिक्षा। इसके बाद समानुपातिक चयन, फिर प्रत्येक स्तर से यादृच्छिक रैंडम रूप से नमूने लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।